हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो आज की क्लास में हम करेंगे वो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ये हम करेंगे उससे पहले कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है, या फिर और ऐसी कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किस किस चैप्टर्स में। तो जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, बहुत बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता और वो चैप्टर्स तो कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि जो चैप्टर्स वो कर रहे हैं एक्चुअल में उनमें से कौन कौन से चैप्टर उनके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के हेडिंग के अंदर आते हैं। तो देखते हैं पहले वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर जब वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन आए तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है इसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड फाइनली डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं सारे हमारे पार्टनरशिप फर्म में चैप्टर्स में अरेंज्ड है। लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के हेड के अंदर नहीं आता है। तो वो क्यों नहीं आता है देखते हैं जरा। अगर आप फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म के अंदर, तो समझते पहले से मान लो कि आप ही चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो को मान लो कि पार्टनर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 एंड नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:1। तो आपको क्या लगता है कि रेशियो चेंज आने में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? तो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं या उसके साथ चेंजेस को हम कैसे अकाउंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या आएंगी, वो सब हम सीखते हैं इस चैप्टर में। और उसका फर्म कंटिन्यू करने लग जाती है न्यू रेशियो के साथ। वैसे एडमिशन में होता है, मान लो पार्टनर ए बी ओल्ड पार्टनर्स थे एंड द न्यू पार्टनर सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर विद सम कैपिटल। तो होगा क्या इसमें कि सी अगर न्यू पार्टनर है तो फिर से हमें बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उन सारी चेंजेस को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उन सब में से एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही रिटायरमेंट में, वैसी डेथ में बहुत सारी चेंजेस आती है, उन चेंज को हम अकाउंट करते हैं और फिर फर्म को कंटिन्यू करते हैं। कॉमन बात ये थी चारों में कि चाहे रेशियो चेंज हो, चाहे किसी पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इन चारों केसेस में फर्म कंटिन्यू करती है विद सम चेंजेस, जिसे हम अकाउंटिंग करते हैं और उसके बाद हम फर्म को कंटिन्यू कर देते हैं। तो यही है कि बहुत सारी चेंजेस के बाद या बहुत सारी चेंजेस को अकाउंट करने के बाद भी हमारी फर्म जब कंटिन्यू करती है तो उसे हम वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डालते हैं। और इसीलिए जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि डिसोल्यूशन में हम अपने फर्म को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एसेट्स को सेल ऑफ करके लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। तो फर्म बचती नहीं है हमारी, तो कुछ बचता नहीं है, कंटिन्यू करती नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से ये ध्यान दो कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो लास्ट चैप्टर है आपका इसके बाद वाला, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन अंदर नहीं आता। वन मार्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक, ये वर्ड ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है कुछ बच्चों के लिए। वो चैप्टर्स तो कर लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये सारे टॉपिक्स हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग के अंदर ही आते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, मैंने बताया कि ये सारे चेंज, इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म का रेशियो चेंज हो रहा है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है, इन सब में क्या होता है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं ना जब, तो उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। और उन सब चेंजेस को रिकॉर्ड करने में एक चीज हम रिकॉर्ड करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, जिसकी वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, जो इन चारों टॉपिक में कॉमन है। अगर आपने ये सीख लिया तो ये जो टॉपिक है इन चारों चैप्टर्स में कॉमन है, क्योंकि सब में ही इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। तो समझते हैं इसे, फिर पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व समझते हैं जरा। मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 2021 2022 अकाउंटिंग ईयर ले लेते हैं, या फाइनेंशियल ईयर 2023 2023 तक ही लेते हैं। ये तीनों साल से मान के चलो, इस साल आपका प्रॉफिट हुआ, इस साल आपका लॉस हुआ, इस साल आपका प्रॉफिट हुआ। या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट है प्रॉफिट हो तो सभी पार्टनर्स, मान लेते हैं कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, उन सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इस साल हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम इस साल जो फर्म में प्रॉफिट हुआ उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और फर्म में रहने देते हैं। तो इस साल का प्रॉफिट रह गया, इसी साल हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पार्टनर्स में, क्योंकि जरूरत नहीं थी। सेकेंड ईयर लॉस हुआ, तो मान लेते हैं केसेस हो सकता है ऐसा कि पार्टनर्स बोलते हैं कि इस साल अगर हम फर्म से पैसे निकालते हैं पार्टनरशिप फर्म से,
तो हमारी कंपनी आगे अच्छा कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, रन नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने इस साल भी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो तो इस साल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि तीनों पार्टनर से सब कुछ जो डिसीजन होंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। तो सबने डिसीजन लिया और इस साल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फिर लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो एट द एंड जो 3 साल से जो प्रॉफिट लॉसेस हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। और मान के चलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें कि इन तीनों साल जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1, 3:2:1 एबीसी पार्टनर्स थे 3:2:1। लेकिन मान के चलते हैं 2024 में पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर, वो 1:1:1 होगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 3 साल से जो प्रॉफिट या लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और अब से नेक्स्ट फ्यूचर में जब प्रॉफिट बांटेंगे इस रेशियो में, तो कुछ पार्टनर्स जिन्हें प्रॉफिट होता पहले उन्हें एक्स्ट्रा, जिन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता उन्हें कम प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा लॉस होने की चांसेस हैं, या जिन्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए था उसे भी अब कंपैरेटिवली सबके बराबर मिलेगा। बस इसी पॉइंट पे हमें देखना है, इसी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस हैं इन सबको हम ट्रीट कैसे करेंगे। रिजर्व्स भी देख लेंगे क्या होता है आगे, तो इन सबको हम ट्रीट कैसे करेंगे, यही हमारा मेन होता है। कि अब मान के चलो कि इसमें तो ठीक है, अब अगर इससे हम फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होता है, अब ये जो एक्यूमुलेट हुआ इतने सालों से कभी ना कभी तो बटेगा ही, और इन फ्यूचर अगर वो बटेगा तो ऑब्वियसली 1:1:1 में बटेगा। तो इससे जो दो पार्टनर मान के चलो ए एंड बी, उनको तो पहले ज्यादा मिलना चाहिए था अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो, लेकिन क्योंकि न्यू रेशियो हमने ये रखा है तो अब उनको थर्ड पार्टनर जिससे कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट मिलता पहले उसके बराबर ही मिलेगा। तो ये चीज ए एंड बी को सही नहीं लगेगा। तो इसी चीज को हम कैसे न्यूट्रल करें, इस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो, इसे हम सीखेंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। अब इससे पहले ट्रीटमेंट सीखे से पहले देखते हैं, डिसाइड करते हैं टॉपिक्स को कि पर्टिकुलर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या आते हैं और लॉसेस में क्या आते हैं। तो कॉलम डिवाइड करते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब देखते हैं हम कि पर्टिकुलर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कौन सी चीजें आती हैं और लॉसेज एंड रिजर्व्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखूं और एक्यूमुलेटेड लॉस, तो देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सबसे पहला आता है हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बहुत लंबी डेफिनेशन होती है इसकी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, मीनिंग भी समझाएंगे इसका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। थर्ड होता है आपका जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। फोर्थ होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है मतलब पिछले सालों से जो प्रॉफिट हमें नहीं बांटा, क्रेडिट ऑलवेज इंप्लाइज प्रॉफिट पार्ट। और ये हमेशा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमेशा आपके बैलेंस शीट में अगर दिया होगा ना तो हमेशा ही आपकी लाइबिलिटी साइड होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट क्यों होगा, वो भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ ये हो गया, कुछ छोटा क्या नहीं, आगे देखते हैं। अगर हम एक्यूमुलेटेड लॉस की बात करें तो क्या क्या आएगा, इसमें लिमिटेड होता है। मान के चलो एक्यूमुलेटेड लॉस में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा आपकी बैलेंस शीट में। सेकंड होगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड सेम प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट इंप्लाइज प्रॉफिट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इंप्लाइज एक्यूमुलेटेड लॉस। और ये अगर ऐसे ना दिया हो तो बैलेंस शीट में दिया होगा एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और सबसे बड़ी बात कि कभी कभी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कि एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होगा आपका। तो ठीक है, अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के ट्रीटमेंट को। पहले देख लो कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस में कौन कौन से आते हैं। कुछ छूट गया तो देख लूंगा। ठीक है सर, अब देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट कितने टाइप से कर सकते हैं। बेसिकली हम ट्रीटमेंट को ना, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को दो डिफरेंट केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन
all partners decided to distribute accumulated profits, losses and reserves. देखो रिजर्व्स इसमें भी आ गए हैं, जनरल रिजर्व और रिजर्व इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, मतलब रिजर्व जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, ठीक है। When partners, all partners decided to distribute accumulated profit, losses and reserves. मान चलो आज तक हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, पिछले 3 साल से हमने प्रॉफिट लॉसेस नहीं बांटे। इन फ्यूचर, आज से इन फ्यूचर हम 1:1 में बांटेंगे। तो आज ही सारे पार्टनर्स मान लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो जो पुराने प्रॉफिट लॉसेस है ना, उसे हम आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? When partners decided not to distribute accumulated profits, losses and reserves. उन्हीं पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम एज यूजुअल, जैसे हम पहले पिछले 3 साल से कर रहे हैं, अब भी हम अपने प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स को नहीं बांटेंगे। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो। अगर सॉल्यूशन है तो कुछ भी डिसीजन म्यूचुअली अग्री कर सकते हैं पार्टनर्स। तो देखते हैं इस केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन, इसमें क्या सॉल्यूशन है। तो इसमें तो सिंपल है कि पिछले 3 साल से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज आए हैं, उन सब का अमाउंट कंबाइन करो, जो प्रॉफिट्स हैं उसको ऐड करो, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको लेस करो, और जो एक नेट अमाउंट आएगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड रेशियो। एक चीज ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जब प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है तो 1:1 में नहीं, हमेशा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स है ऑलवेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ओनली। इन दिस केस, फर्स्ट केस में हम हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स, जब पार्टनर बोलेंगे कि हमें डिवाइड करना है तो हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं 3:1 ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो इज 1:1:1, तो हम हमेशा 3:2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें देखते हैं क्या होता है। मान लो ये WCF है, तो WCF अमाउंट जो है ऐड करोगे, IFF है वो भी अमाउंट ऐड कर दो, GR जनरल रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, सभी प्लस वाले हैं। इन सब अकाउंट को आप कर दो डेबिट, जनरल एंट्री सिखा रहा हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सब हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स हैं। इन सब के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, तो एक चीज ध्यान रखो कि पार्टनर्स कैपिटल को हम यहाँ क्रेडिट करते हैं। क्यों? जब भी कोई चीज, ध्यान रखो इस चीज को, जब भी कोई चीज या कोई अमाउंट जब हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो उससे पार्टनर की कैपिटल फर्म में बढ़ती है, और ऐसी कोई भी चीज या कोई भी आइटम जिससे पार्टनर की कैपिटल फर्म में बढ़े, उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही करते हैं। तो अगर ये सारे प्रॉफिट्स पिछले 3 साल से हमें नहीं बांटे, अब पार्टनर से बांटेंगे तो ऑब्वियसली हम इसे क्रेडिट ही करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे ABC, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। OR मींस ओल्ड रेशियो। जो अमाउंट टोटल आया यहाँ पे 4-5 चीजें थी, उन सब का अमाउंट यहाँ लिखो और यहाँ पे ओल्ड रेशियो बांट दो 3:1 में। आई होप आप सबको डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता होगा प्रॉफिट एंड लॉसेस को, वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट केस में, व्हेन ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स बिफोर देयर न्यू रेशियो इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू रेशियो आ गया लेकिन फिर भी पैसे की दिक्कत या कोई भी रीजन हो सकता है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जैसे हम पिछले 3-4 सालों से अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अब भी नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास अकाउंटेंसी में सॉल्यूशन है तो हम उसको यूज करते हैं। देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। सेकंड केस को देखते हैं, पार्टीशन कर देता हूं आपको। सेकंड केस में देखते हैं, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लॉसेस, मतलब पहले वाली चीजें जैसे एज यूजुअल लोग कर रहे थे ना कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को चलने दे रहे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन फ्यूचर जब डिसाइड करेंगे तो कर लेंगे। तो ये देखो जरा इस केस में क्या होता है, स्टेप वाइज देखते हैं। इसमें ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना, तो मैं कोशिश करूँ समझाने की आपको। व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें क्या होगा, हमें ये पता है कि अगर हम इस प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड जो हो गया है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो न्यू रेशियो में बटेगा। इससे किसी ओल्ड पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट और किसी को एक्स्ट्रा लॉस होने की चांसेस हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में किस पार्टनर को एक्स्ट्रा गेन होने की चांसेस हैं, कितना चांसेस है, और किसको एक्स्ट्रा लॉस होने की चांसेस है। मींस
वी हैव टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन नहीं, डिटरमाइनिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये कैसे करते हैं देखते हैं जरा। मान लो ए है, इससे पहले ये देख लेते हैं कॉमन इन्फॉर्मेशन। ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, 1:1:1, न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। तो एक चीज देखो जरा, हम इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से हम सैक्रिफाइस गेनिंग फाइंड करते हैं। अगर हम ए का फाइंड करें, एज का, तो हम हमेशा ध्यान रखना ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड क्या था 3/6, न्यू क्या है 1/3, 1/6। बी का अगर हम देखें तो क्या है 2/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3। इसका अगर हम देखें तो 2 - 2 0। सी का अगर हम फाइंड करें तो 1/6 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, -1/6। एक चीज यहाँ पे देखो, पता कैसे चले कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो जरा, जब फ्रैक्शन पॉजिटिव में आए इट रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस, 0 नो मतलब रेशियो चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो इतना उसे पहले मिल रहा था उतना ही उसे अब भी मिलेगा। और -1/6 मतलब अगर नेगेटिव में आए इट रिप्रेजेंट, जो साइन है नेगेटिव क्या बताएगा कि वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव में है तो सेक्रीफाइस क्यों करेगा, ये तो गेन करेगा, अपोजिट नेचर चल रहे हैं यहाँ। बताता हूँ, मान लो आपको पहले 5 मिलता था प्रॉफिट शेयर में से, टोटल शेयर में से 5 मिलता था ओल्ड में, और अब आपको मिल रहा है 3, तो जो नंबर है 2 आएगा। ये ओल्ड है ये न्यू है, बेसिक है समझ में आ जाएगा। ओल्ड न्यू, ये पॉजिटिव आया ना 2, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे गेन हो रहा है, ऑब्वियसली पहले ज्यादा था अब कम मिल रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए पॉजिटिव हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि उसको लॉस हुआ है। क्यों, मतलब सेक्रीफाइस करे, क्योंकि ओल्ड शेयर ज्यादा था न्यू शेयर कम है। ओल्ड अगर ज्यादा है और उसमें से माइनस करें कम हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। इट रिप्रेजेंट्स, सो द पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स सेक्रीफाइसिंग, मीन्स ये पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है। सेम ये पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको अपोजिट कर दो, मतलब पहले 3 मिलता था शेयर अब 5 मिलता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा ना, कि साइन जो नेगेटिव है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज गेनिंग पार्टनर। तो ये दिमाग में मत लगाना कि अगर प्लस आ रहा है तो वो गेनिंग पार्टनर है और माइनस आ रहा है सेक्रीफाइस। रीजन दे दिया मैंने वो क्यों। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर वीडियो पॉज करके जरूर देखना, समझ में आ जाएगा, बेसिक मैथ है। अब देखते हैं स्टेप 1 में आप डिटरमाइन कर लिया कि जो पार्टनर ए है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और पार्टनर सी जो है वो गेनिंग पार्टनर, और जो बी है वो न्यूट्रल है, उसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना गेन हो रहा है न्यू रेशियो के आने की वजह से। अब देखो इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट इसके वजह से चेंजेस क्या आएंगे। अगर मान लो आपने इन सारे प्रॉफिट्स को, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आया, इसको आप डिवाइड कर दोगे न्यू रेशियो में, सो इन फ्यूचर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसे गेन करना पड़ेगा। लेकिन क्यों गेन, इसने ऐसा कुछ क्या किया जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा गेन होगा, ऑब्वियसली हमें इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हमें बांटना भी नहीं है प्रॉफिट्स को, जो अभी हम बांट देंगे ओल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस केस की तरह। तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और फ्यूचर में होने वाली मिस्टेक्स को, मतलब किसी को एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो उससे पैसे उसको देते हैं जिससे एक्स्ट्रा लॉस होने की चांसेस है। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर हम प्रॉफिट्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को अगर हम न्यू में भी बांट देते हैं तो किसी को ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा कम से कम, क्योंकि हमने उसे उसका एडिशन पहले कर चुके हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा गेन करने वाला था फ्यूचर में 4 साल 5 साल जब भी वो डिसाइड करते, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, एक से लेके दूसरे को दे दिया। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली न्यू में बांटेगा तो जो अमाउंट किसी को ज्यादा कम मिलेगा तो उसका एडिशन पहले हो चुका है। तो वहां तक पहुंचने क्या करते हैं, स्टेप 1 हमने फाइंड कर लिया गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। स्टेप 3 क्या करते हैं, सॉरी स्टेप 2, ऊपर देखते हैं जरा। स्टेप 1 हो गया, आई होप यहां तक। स्टेप 2 यहां देखते हैं कि इस केस में स्टेप 2 क्या करते हैं। स्टेप 2 में वी हैव टू फाइंड नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, मतलब सारे प्रॉफिट्स को ऐड करो, सारे लॉसेस को माइनस करो और रिजर्व्स को ऐड करो और ये अमाउंट पे पहुंचो, ये आ गया। स्टेप 3 में आप करते हो
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा था, गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, तो सी को पैसे मिलेंगे, सॉरी हाँ गेनिंग पार्टनर सी है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इस जर्नल एंट्री को स्टेप 3 जो फाइनल सॉल्यूशन है इसका, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन लिया इसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो गेनिंग पार्टनर्स क्या है, गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, तो हम सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। अब ये हमने क्यों किया, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देने से क्या हो जाएगा और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देने से क्या हो जाएगा समझते हैं। जनरल एंट्री में आपको रटने की जरूरत नहीं है, सबके पीछे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, वरना फिर रटते रह जाओगे। देखते हैं, हमें ये पता है कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, तीन चीजें होती हैं, इनका जो नेचर होता है वो होता है हमारा क्रेडिट। ज्यादा ऊपर हो गया, इतना नहीं बताने की जरूरत है, सीधा समझते हैं। अगर आपको पता होगा जनरल एंट्री का बेसिक रूल क्या होता है कि अगर आपकी कैपिटल, किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उसे शो करने के लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन फर्म के अंदर उसकी कैपिटल बढ़ रही है और किसी पार्टनर कैपिटल कम हो रहा है, तो ये शो करने के लिए मेथड क्या है कि उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो अब जो ये गेनिंग पार्टनर है ये एक्स्ट्रा गेन करेगा इन फ्यूचर, अगर न्यू रेशियो बढ़ जाएगा तो इससे पैसे लेने पड़ेंगे हमें, और लेके किसको देंगे, जो सैक्रिफाइसिंग है। अब अगर हम सी जो गेनिंग पार्टनर से पैसे लेंगे तो इसका कैपिटल फर्म के अंदर कम होगा, और फर्म के अंदर किसी पार्टनर कैपिटल कम होने का मतलब है उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो सी का कैपिटल हमने डेबिट कर दिया, और क्योंकि हमने सी से पैसे लेके ए को देंगे, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर इसके लॉस को हमें बचाना है, लॉस होने से, एक्स्ट्रा लॉस होने से, तो हम ए को अभी देंगे पैसा सी से लेके, गेनिंग पार्टनर से लेके सैक्रिफाइसिंग ए पार्टनर को, तो इसका कैपिटल 4 टाइमिंग बढ़ेगा कैपिटल, क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं अभी, अगर ये पैसे मिलेंगे इसको तो फर्म के अंदर इसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल होल्डिंग बढ़ेगी। तो किसी पार्टनर की अगर कैपिटल होल्डिंग बढ़े तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, सिंपल रूल था। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि गेनिंग पार्टनर डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, का रीजन पता नहीं होता कि एक्चुअल में हम करते क्या है, क्यों करते हैं, सॉरी। तो ठीक है, तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो दो तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले हमने मीनिंग समझा, मीनिंग क्या हमने देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दो केस में कर सकते हैं। व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी फर्स्ट केस, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, इसमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, सबसे इजी केस है ये, नेट अमाउंट फाइंड किया और डिवाइड कर दिया इन द ओल्ड रेशियो। इसमें क्या किया हमने सेकंड केस में, व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, और वी कैन से दे वांट टू मेंटेन देयर पास्ट रिकॉर्ड। क्या है, उससे बेटर ये रहेगा कि ये मान के देखो कि हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, वो ये कि क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन किस बेस पे दिया गया, मतलब कौन से केस का क्वेश्चन, बच्चों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है। तो यहाँ तो मैंने एक लाइन लिखा, लेकिन बुक में इसको मैनिपुलेट करके अलग अलग सेंटेंसेस में भी लिखते हैं, अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो इस चीज को। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया गया है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट दिया होगा, तो लायबिलिटी साइड सारे मतलब लायबिलिटी और एसेट साइड सारे प्रॉफिट लॉसेस कंबाइंडली होंगे। तो अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो ये सारे जिसे हमने इस साल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर से वो बुक में मींस बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ ये हो गया कि नेक्स्ट, तो इसमें ये भी हो सकता है कि डू नॉट वांट टू, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पार्टनर्स, इस केस में कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स इन देयर न्यू बैलेंस, मतलब न्यू ईयर नेक्स्ट अकाउंटिंग में जब प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अभी तो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन इस केस में देखो, ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है, इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अब आपने इस साल डिस्ट्रीब्यूट किया कि पार्टनर्स अपने रेशियो चेंज होने के बाद भी, न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद भी, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट डेथ के बाद भी वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस शीट अपीयर होगा, क्योंकि हमने इस साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इतने सारे चेंज के बाद भी, तो नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस शीट बनेगा हमारा उसमें भी ये चीजें एज इट इज दिखेंगी। तो इसको लिखने का तरीका बस बदल देंगे कि व्हेन पार्टनर, पहले बेसिक क्या है, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर ये है तो समझ में आ जाएगा कि ये केस करना है, स्टेप 1 2 3 कर दोगे आप।
लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो क्या लिखा रहेगा, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स एज इट इज इन देयर बैलेंस शीट। बात बराबर है। और क्या लिख सकते हैं, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बात बराबर है सब में, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कॉमन ही दिखेंगे, बस मीनिंग सबका सेम है, बस सेंटेंसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसीलिए कि दिक्कत बस यहीं पे आती है बच्चों को कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, ये भी आता है उनको, ये भी आता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये मेथड अप्लाई करना है या ये, दिक्कत उसको वहां पे आती है। तो बस आप जो मैंने सेंटेंसेस बोले वीडियो पॉज करके उसे लिख लो, मैंने वो लिखा नहीं यहाँ पे, मैंने बेसिक लाइन ही लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा होता है। कभी कभी जो मैनिपुलेट करते तो वो मैंने सेंटेंस बोला है अभी, उसको रिकॉर्ड कर लो, लिख लो यहाँ पे अपने नोट्स में। और यही था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। अगर आपने ये कर लिया तो बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक के सारे चैप्टर्स में आते हैं, चाहे वो चेंज प्रॉफिट एग्जाम्पल दे दिया, एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, डेथ में हो, ट्रीटमेंट सब में सेम चले, बस थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। वो चेंज हम आगे देख लेंगे क्वेश्चन वाइज या नेक्स्ट चैप्टर में। ये मैंने जो करवाया है वो फर्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया। सेम मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, कोई चेंज नहीं, थोड़ा चेंज है वो आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो ये तो जर्नल हो गई कि जर्नली हम कैसे करते हैं। इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना, WCF वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके और भी ज्यादा ट्रीटमेंट होते हैं। कहने का मतलब केसेस आ सकते हैं बहुत ज्यादा, तो हम एक एक करके ये सारे तो कॉमन है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट खास नहीं है। WCF वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट बाकी से क्यों थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है या कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि WCF के कितने पॉसिबल केसेस होते हैं। ऑब्वियसली मैं आई थिंक मैक्सिमम 4 to 5 केसेस WCF में होगा अलग से और IFF में होगा अलग से। तो दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, WCF वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। 80% हो चुका है, 20%, 80 तो नहीं 70% हो चुका है, 20% जो है इन दोनों में, 30% इन दोनों को मिला के आएगा। और क्वेश्चन इस 70% से थोड़ा कम आता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपको पता करना मुश्किल होता है तो, वरना ये दो केसेस बहुत ही ईजी हैं और इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।